राजस्थान पुलिस अकादमी के इतिहास में आज का दिन गौरवमय रहा, क्योंकि राजस्थान पुलिस अकादमी के परेड ग्राउंड में राजस्थान पुलिस सेवा के प्रोबेशनर बैच संख्या 49 से लेकर 52वें बैच का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान पुलिस के महानिदेशक एमएल लाठर के मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान राज्य के 14 आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी डिस्क देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान लाठर ने कार्यक्रम के संबोधन के दौरान आरपीएस अधिकारियों को अपने कार्यकाल में आचरण के श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित कर राजस्थान पुलिस की गरिमा को बनाए रखने का आह्वान किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अपने निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के तीसरे और अंतिम दिन मंत्री शर्मा ने अपने आवास पर जनसुनवाई की, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर मंत्री के पास पहुंचे। उन्होंने हर समस्या को गंभीरता से सुना और निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री शर्मा के पास बड़ी संख्या में तबादले के लिए भी आवेदन पहुंचे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज अपने निजी दौरे पर झालावाड़ जिले के कनवाड़ा गांव पहुंचे। इस दौरान उनका ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने श्री रामकुंड बालाजी मंदिर में दर्शन किए। मंदिर समिति के सदस्यों ने उनका साफा बांधकर माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कुछ देर मंदिर समिति के सदस्यों और ग्रामीणों से बातचीत भी की। इसके बाद वो आरएसएस के पदाधिकारी प्रकाश गुप्ता के पैतृक निवास पहुंचे और उनसे मुलाकात कर विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों पर बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी का दर्शन ये है कि सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाना, अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बना करके, समर्थ बना करके वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दीनदयाल जी की अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए विगत 5 वर्ष के कालखंड में अनेक योजनाएं प्रारंभ की थी, जो सामान्य मानवी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए थी। शौचालय बने, हर घर में बिजली का कनेक्शन लगा, गैस का चूल्हा मिला, गरीब आदमी को घर मिला, गांव-गांव तक सड़क पहुंची, इंटरनेट पहुंचा। राजस्थान में कांग्रेस नेताओं की ओर से जातिगत जनगणना की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को तार्किक बनाने में जातिगत जनगणना ही एकमात्र रास्ता है। गौरतलब है कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जातिगत जनगणना के मामलों के अध्ययन के लिए पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। पार्टी केंद्र में जो सत्ताधारी पार्टी, उसको छोड़ करके सारी पार्टियां ये मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जनगणना पहले हो भी चुकी है, उसके आंकड़े ये प्रस्तुत नहीं किया। आज तक सुप्रीम कोर्ट वालों ने भी कह दिया भाई बताओ, लेकिन आज तक इन्होंने नहीं बताई। राजस्थान के अंदर 2 या 2 टिकट कांग्रेस की तरफ से मिलती है, 1 टिकट बीजेपी की तरफ से मिलती है, जबकि हम 20% से आगे हैं। मानते नहीं हैं उसके, हम जब जनगणना हो जाएगी तो उसके बाद में अपने आप ही मानेंगे। तो इस वजह से अति आवश्यक है। जल संरक्षण को लेकर राजस्थान के रजवाड़े कितने जागरूक थे, इसका नमूना है देश की इकलौती गोल बावड़ी, जिसे जयपुर के राजा सवाई मान सिंह ने बनवाया था। कहा जाता है कि सवाई मान सिंह को यह गोल बावड़ी बनाने की प्रेरणा अफगानिस्तान से मिली थी। परंपरागत जल संरक्षण का नायाब रूप, सवाई मानसिंह ने बनवाया गोल कूप। बावड़ी का पानी आज भी काम आता है, परियों के बाग में हरियाली लाता है। मरुधरा को कुओं और बावड़ियों का प्रदेश कहा जाता है। दरअसल इस प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर इंद्रदेव की मेहरबानी गाहे बगाहे ही बरसती थी। ऐसे में राजस्थान के रजवाड़ों ने शुरू से ही जल संरक्षण के लिए परंपरागत स्रोतों पर भरोसा जताया।
बड़ी संख्या में कुओं बावड़ियों का निर्माण करवाया। लेकिन जयपुर में बनी गोल बावड़ी परंपरागत जल संरक्षण का नायाब नमूना है। पूरे देश में अपनी तरह की एकमात्र गोल बावड़ी का निर्माण राजा सवाई मानसिंह ने करवाया था, वो भी अफगानियों से सीखने के बाद। राजा सवाई मानसिंह को एक खास अभियान के तहत काबुल भेजा गया था, जहां राजा मानसिंह ने अपने शौर्य से तो सबको प्रभावित किया ही, लेकिन वो जिससे प्रभावित हुए वो थी अफगानिस्तान की गोल बावड़ी। इसलिए काबुल अभियान से लौटने के बाद मानसिंह ने गोल बावड़ी का निर्माण करवाया। इस बावड़ी में सीधा कुआं बनाया गया है। इसमें यहाँ की बावड़ियों की तरह सीधे उतरने के लिए सीढ़ियाँ नहीं होती, बल्कि कुएं के चारों तरफ कई खन बनाए गए हैं। इन खन में से कुएं को देखा जा सकता है, पानी भी निकाला जा सकता है। कुएं के चारों ओर ही इन अलग अलग खन को गोल घुमावदार पैटर्न पर इस तरह बनाया गया है कि कुएं के चारों ओर गोलाई में उतरी सीढ़ियों से पानी के गिरते और उठते स्तर के मुताबिक ऊपर और नीचे आया जा सकता है। इस गोल बावड़ी के चारों ओर आहते में बरामदे भी बने हैं, जहां स्नान किया जा सकता है। एक बावड़ी परियों के बाग में श्याम सिंह जी का बाग था, श्याम सिंह जी ने बनवाया था। जब मान सिंह जी अफगानिस्तान गए थे तो वहाँ के पैटर्न पे गोल बावड़ी बनाई गई है। मेरा ख्याल है राजस्थान में अन्य स्थान पर गोल बावड़ी मेरे निगाह में कहीं नहीं आई देखने में। तो पानी का एक सोर्स तैयार करने के लिए राजा महाराजा बड़ा ध्यान रखते थे। इस गोल कुएं को छोटी नहर और क्यारियों से भी जोड़ा गया है, ताकि पूरे बाग में हर एक पेड़ पौधे तक पानी पहुंचाया जा सके। ये इसी बावड़ी का कमाल था कि श्याम बाग की खूबसूरती में हर पल पानी मुहैया होने की वजह से 4 चांद लग गए। आज भी गोल बावड़ी के पानी से परियों के बाग की सिंचाई होती है। बिल्कुल सही है स्थिति, पानी एकदम मीठा और साफ है और आमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा इस पे जाल लगाया गया ताकि कचरा अंदर नहीं जाए। और बिल्कुल तो बाकी इसकी शैली ये है दूसरी जो सामान्य बावड़ियों से कैसे अलग है? बिल्कुल अलग है ये, क्योंकि इसमें ऊपर से अंदर तक बिल्कुल जाने का रास्ता है। अंदर कमरे और गैलरिया हॉल वगैरह बने हुए हैं, मतलब गैलरिया टाइप की बनी हुई है। जाहिर है हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के परंपरागत स्रोतों का महत्व समझा और बड़ी संख्या में ऐसे स्रोतों का निर्माण कराया। अब हमें भी ये स्वीकार करना होगा कि आने वाले दिनों में पानी की बूंद बूंद के लिए जद्दोजहद होने वाली है। ऐसे में हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा और पानी के लिए अपनी परंपरा बचानी होगी। तो ये राजस्थान की ही नहीं बल्कि जयपुर की और पूरे हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी बावड़ी है जो इस गोल शैली में बनी हुई है। गोल शैली की इस बावड़ी को आज भी सहेज करके पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने रखा हुआ है, ताकि हमारे लोग हमारी परंपराओं को जान सके और सीख सकें कि पानी को लेकर के हमारी गंभीरता का स्तर क्या था। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। वोटिंग हो रही है 25 पंचायत समितियों में। मतदान के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वोटिंग सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू हो गए। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसके साथ ही आज से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी अनलॉक हो गए, जिसमें एक बार फिर कैंपस में रौनक लौट आई। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने कई विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर हंगामा किया और नारेबाजी की छात्रों ने महाविद्यालय के कई दफ्तरों के ताले जड़ दिए। जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में दूसरे दिन भी मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला। अचानक तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, जिसमें गर्मी और उमस से ग्रामीणों को निजात मिली। वहीं दूसरी ओर 1 घंटे की झमाझम बरसात ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 सितंबर से 2 ओवल में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट के लिए टीम में कुछ बदलाव किए। लीड्स में हार के बाद चयन समिति ने टीम प्रबंधन के अनुरोध पर चौथे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया। आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी किया, जिसमें उसने कश्मीर की आज़ादी की भी बात की। अलकायदा ने कश्मीर का भी जिक्र किया है।
अफगानिस्तान में पश्चिमी ताकतों की मदद करने वालों के घरों के दरवाजे पर तालिबानी अदालत में हाजिर होने के फरमान चिपकाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि या तो समर्पण कर दो या मारे जाओ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने गुलमर्ग में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ राजसमंद में चोरी के आरोप में दुकानदारों ने एक शख्स को पकड़ लिया और उसकी धुलाई कर दी और बाद में उसे कांकरोली थाना पुलिस के हवाले कर दिया। घटना जल चक्की चौराहे की बताया जाता है कि दिन दहाड़े चोरी करते शख्स को दुकानदारों ने मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। दुकानदारों ने बताया कि आरोपी ने गले से 60,000 रुपए चुराने की कोशिश की। आया तो ये सज्जन महोदय सामान कुछ हाथ में छुपा के जा रहे थे, तो मैंने पूछा भाई क्या है, तो छुपाने लगे तो देखा तो हाथ में पैसे थे। मुझे शक हुआ, अभी अपना गला चेक किया, सारे मेरे पैसे चुरा के जा रहे थे और उन्होंने अपनी मास्टर की ये जो है इससे गला खोला और भाग रहे थे और मैं 2 मिनट भी लेट होता तो सारे पैसे ये लेके जा चुके होते। हिल स्टेशन माउंट आबू पर आज इंद्रदेव मेहरबान नजर आ रहे हैं। सावन में तो बादलों ने तरसा दिया, लेकिन उसकी कसर अब भादों में पूरी कर रहे हैं। लगातार बरसात ने यहाँ नदी तालाब भी उफान पर है। नक्की झील अपनी भराव क्षमता 12.25 मीटर के मुकाबले 11.23 मीटर भर चुकी है। वहीं 59 फीट की भराव क्षमता वाला लोअर कोटला बांध में 42.6 फीट पानी आ चुका है। माउंट आबू की बारिश आने वाले सैलानियों को खूब भारी है। पर्यटक यहाँ बारिश का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। जालौर जिले में 3 दिन से कहीं तेज बरसात तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी है। फसलों के जल जाने के बाद अब बारिश आ रही है, जिसका उन किसानों को तो फायदा नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी पानी और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो जाएगा। जिले भर में बरसात का दौर जारी है। सीजन में पहली बार जसवंतपुरा में 2.5 इंच, बागोड़ा में 43, जालौर में 28, भीनमाल में 29 मिलीमीटर बारिश अब तक हुई है। तो वहीं जिले में 2 बांधों में भी पानी की आवक हुई। बीठन में एक ही दिन में 9 फीट और खेड़ा सुमेरगढ़ में 2 फीट पानी आया। दौसा जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश अब किसानों के लिए आफत साबित हो रही है। खरीफ की फसल पकने की कगार पर है। ऐसे में किसान बाजरे सहित अन्य फसलों को काटकर खलिहान में डाल रहे हैं। इस दौरान बरसात के चलते खेत और खलिहान में कटी हुई फसल गलने के कगार पर है। खेतों में पड़ी बाजरे की बालियां बरसात के चलते अंकुरित होने लगी है। किसानों का कहना है कि जुलाई माह में हुई बरसात के बाद बुआई की थी, लेकिन 1 महीने तक बरसात नहीं होने के कारण अधिकतर इलाकों में फसलें खराब हो गई और जिन इलाकों में फसलें बची हुई है वहां अब बारिश दुश्मन बन गई है। हमारे यहाँ बरसात नहीं हुई और जहाँ बरसात हुई वो फसलें बहुत कम हुई और जब फसलें हुई तो उसमें बीच में हमारे यहाँ पर बरसात नहीं हुई और अब फसलें जब पकने को तैयार है तो अंधकार व बरसात की वजह से फसलें खराब हो रही है। आज की जो बरसात हुई है इससे हमारी पूरी फसल खराब हो गई है। इसीलिए हमारे माता पिता हमें किस तरीके से उन बच्चों का पालन पोषण करेंगे और भैंसों को चारा आरा कैसे खिलाएंगे, इससे पूरी फसल आज की बरसात। नागौर जिले की पांचोड़ी थाना पुलिस ने एक तस्कर से 235 किलोग्राम डोडा पोस्त चुराया हुआ जब्त किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोन नगर सरहद में एक घर पर छापा मारा, जहां एक गुफा नुमा कमरे में डोडा पोस्ट चुरा कर रखा हुआ था। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी में आरोपी नैनाराम दर्जी को गिरफ्तार किया है। कोरोना महामारी से बचाव का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन है, क्योंकि वैक्सीन ही बॉडी के इम्यून सिस्टम को लड़ाई के लिए तैयार करता है। लेकिन कम ही लोग ये जानते होंगे कि इम्यूनिटी बूस्ट होने के चलते टीका कई और गंभीर बीमारियों के निपटने के लिए भी कवच का काम कर रहा है। कोरोना महामारी के खतरे को कम करने का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि टीका लेने से उसकी दूसरी बीमारियां भी खत्म हो रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ,
ये दावा है मध्य प्रदेश के कलेक्टर ऑफिस में स्टेनो के पद पर तैनात राकेश श्रीवास्तव का। राकेश लंबे वक्त से अनिद्रा से परेशान थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने टीके का डोज लिया, उनकी ये परेशानी खत्म हो गई। वैक्सीन लगने से मेरे को मतलब नींद की जो समस्या थी, कई नींद नहीं आती थी, उससे वैक्सीन लगने के बाद अच्छी नींद आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन से ये परिवर्तन हुआ है और मैं चाहता हूँ और लोग भी वैक्सीन लगवाएं। राकेश अब खूब अच्छी नींद ले रहे हैं। इनका दावा है कि टीके की बदौलत ही इनकी परेशानी दूर हुई है, लेकिन ये दावा सिर्फ राकेश का नहीं है। विदिशा के रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग का भी कुछ ऐसा ही दावा है, जो सालों से घुटने के दर्द से परेशान थे। इनकी माने तो टीके का डोज लेते ही इनकी परेशानी छूमंतर हो गई। मुझे घुटना दुखाते, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, सो खूब तो नींद आ रही है और खूब खाना भी खा रहा हूँ। टीके का फायदा गिनाने वाले लोगों की तादाद इतनी ही नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीनेशन के जादुई असर की तारीफ करते नहीं थक रहे। लिहाजा हमने इस बारे में अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के डीन सुनील नंदेश्वर से बात की और उन्होंने जो बताया उसने तो जैसे इस पहेली को ही सुलझा दिया कि जैसे जो दूसरे वायरस होंगे इसके अलावा जिसके कारण से किसी को इन्फेक्शन हो रहा होगा या किसी को तकलीफ रह रही होगी, तो वो एंटीबॉडी जो है ऐसे वायरस को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करती होगी, तो जिसके कारण से ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि उनकी जो है बीमारियां, दूसरी बीमारियां जो है वो कम हो रही है। बेशक टीका लेने के बाद इंसान के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, जो कोरोना महामारी के साथ साथ कई और तरह की संक्रामक बीमारियों में भी असरदार भूमिका निभाती है, जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। बहरहाल उम्मीद है आप भी वैक्सीन की ताकत समझेंगे और जल्द से जल्द इस संजीवनी की डोज लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी नेटवर्क। चौदह सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज़ 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प